गेसु जाकर रिक्शा पर बैठ गई और पर्दा तन गया। रिक्शा चल दिया। चंदर एक अजीब सी निगाह से देखता रहा, जैसे अपने अतीत की कोई खोई हुई चीज ढूंढ रहा हो। फिर धीरे धीरे घर लौट आया। सूरज डूब गया था। वह गुसलखाना बंद कर नहाने बैठ गया। जाने कहाँ कहाँ मन भटक रहा था उसका। गेसु ने आज उसके सामने अचानक वह तस्वीर रख दी थी जिसमें वह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर मंडराया करता था, और जाने कैसा दर्द उसके मन में उठ गया था। गेसु ने अनजाने में ही चंदर के अविश्वास, चंदर की प्रतिहिंसा को बहुत बड़ी हार दी थी। उसने सिर पर पानी डाला तो उसे लगा यह पानी नहीं है, जिंदगी की धारा है, पिघले हुए अंगारों की धारा, जिसमें पड़कर केवल वही जिंदा बच पाया है जिसके अंगों में प्यार का अमृत है। और चंदर के मन में क्या है? महज वासना का विष। वह सड़ा हुआ गला हुआ शरीर मात्र जो केवल सन्निपात के जोर से चल रहा है। उसने अपने मन के अमृत को गली में फेंक दिया है। उसने क्या किया खुद के साथ? और वह नहाकर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर बाल काटने लगा। फिर शीशे की ओर एकटक देखकर बोला, मुझे क्या देख रहे हो चंद्र बाबू? मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला। आज कई महीने हो गए तुमने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। छी। और उसने शीशा उलटकर रख दिया। महाराजिन खाना ले आई। उसने खाना खाया और सुस्त सा पड़ा रहा। भैया आज घूमे न जाबो? महाराजिन ने पूछा। नहीं, चंदर ने कहा और पड़ा पड़ा सोचने लगा। पम्मी के यहाँ नहीं गया। चंदर के दिमाग में ना जाने पुराने कौन कौन से ख्याल घूम रहे थे। यह गेसु दूसरे कमरे में बैठी थी। इसी कमरे में बिनती उसे कैलाश का चित्र दिखा रही थी। उसके मन में चित्र घूमने लगा। वह सुधा के बारे में सोचने लगा। चंदर, क्या इस दुनिया में तुम ही रह गए थे फोटो दिखाकर पसंद कराने के लिए? चंदर का हाथ उठा। तड़ से एक चमाटा लगा। चंदर, चोट तो नहीं आई? मान लिया कि मेरे मन ने मुझसे ना कहा हो, तुमसे तो मेरे मन की कोई बात नहीं छिपी। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? पापा लड़की देख आएंगे, हम भी देख लेंगे। तो फिर तुम बैठो तो हम पढ़ेंगे, वरना हमें शर्म लगती है। चंदर, तुम शादी मत करना। तुम इसके लिए नहीं बने हो। नहीं सुधा, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर कितना संतोष मिलता है। आसमान में एक एक करके तारे टूटते जा रहे थे। वह पम्मी के यहाँ नहीं गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम को पम्मी खुद आई। चंदर खाना खा चुका था और लॉन पर टहल रहा था। पम्मी आई। उसने स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उल्लास नहीं था। कहो कपूर, आए क्यों नहीं? मैं समझी तुम बीमार हो गए। पम्मी ने लॉन पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आओ बैठो ना। उसने चंदर की ओर कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूँगा। चंदर बोला और कहने लगा। पता नहीं क्यों पम्मी, 2-3 दिन से तबीयत बहुत उदास सी है। तुम्हारे यहाँ आने की तबीयत भी नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? पम्मी ने पूछा और चंदर का हाथ पकड़ लिया। चंदर पम्मी की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पम्मी ने चंदर के दोनों हाथ पकड़कर अपने गले में डाल लिए और अपना सिर चंदर से टिकाकर उसकी ओर देखने लगी। चंदर चुप था, बिल्कुल चुप। न उसने पम्मी के गाल थपथपाए, न हाथ दबाया, न अलकें बिखेरी, न निगाह में नशा ही बिखेरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों पर होठों के स्पर्शों के गूढ़तम अर्थ समझ सकती है। वह आपके स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती है। वह आपके वक्ष से सिर टिकाकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं, तो स्पर्श की अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा कर रहे हैं।
यह पुलक का स्पर्श है या उदासी का चाव, और नशे का स्पर्श है या खिन्नता और बेमनी का। पम्मी चंदर के हाथों को छूते ही जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो, लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल है और बड़ा नीरस। उसमें वह पिघली हुई आग की शराब नहीं है जो अभी तक चंदर के होठों पर धधकती थी, चंदर के स्पर्शों में बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर, बैठ जाओ। पम्मी ने उठकर चंदर को जबरदस्ती बिठला दिया। आजकल बहुत मेहनत पड़ती है क्यों? चलो तुम हमारे यहाँ रहो। पम्मी में केवल शरीर की प्यास थी, यह कहना पम्मी के प्रति अन्याय होगा। पम्मी में एक बहुत गहरी हमदर्दी थी चंदर के लिए। चंदर अगर शरीर की प्यास को जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को वह कभी नहीं ठुकरा पाता। उस हमदर्दी का तिरस्कार होने से पम्मी दुखी होती और उसे वह तब भी स्वीकृत समझती जब चंदर उसके रूप के आकर्षण में डूबा रहे। अगर पुरुषों के होठों में तीखी प्यास न हो, बहुपाशों में जहर न हो, तो वासना की इस शिथिलता से नारी फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आ रही है। संबंधों की घनिष्ठता को नापने का नारी के पास एक ही मापदंड है, चुंबन का तीखापन। चंदर के मन में ही नहीं वरन स्पर्शों में भी इतनी बिखरती हुई उदासी थी, इतनी उपेक्षा थी कि पम्मी मर्माहत हो गई। उसके लिए यह पहली पराजय थी। आजकल पम्मी जान जाती थी कि चंदर का रोम रोम इस वक्त पम्मी की सांसों में डूबा हुआ है, लेकिन पम्मी ने देखा कि चंदर उसकी बाहों में होते हुए भी दूर, बहुत दूर, न जाने किन विचारों में उलझा हुआ है। वह उससे दूर चला जा रहा है, बहुत दूर। पम्मी की धड़कनें अस्त व्यस्त हो गई। उसकी समझ में नहीं आया वह क्या करे। चंदर को क्या हो गया है? क्या पम्मी का जादू टूट रहा है? पम्मी ने अपनी पराजय से कुंठित होकर अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप मुंह फेरकर उधर देखने लगी। चंदर चाहे जितना उदास हो, लेकिन पम्मी की उदासी वह नहीं सह सकता था। बुरी या भली, पम्मी इस वक्त उसकी सूनी जिंदगी का अकेला सहारा थी और पम्मी की हमदर्दी का वह बहुत कृतज्ञ था। वह समझ गया पम्मी क्यों उदास है। उसने पम्मी का हाथ खींच लिया और अपने होठ उसकी हथेलियों पर रख दिए और खींचकर पम्मी का सिर अपने कंधे पर रख लिया। पुरुष के जीवन में एक क्षण आता है जब वासना, उसकी कमजोरी, उसकी प्यास, उसका नशा, उसका आवेश नहीं रह जाती, जब वासना उसकी हमदर्दी का, उसकी सांत्वना का साधन बन जाती है। जब वह नारी को इसीलिए बाहों में नहीं समेटता कि उसकी बाहें प्यासी हैं, वह इसीलिए उसे बाहों में समेट लेता है कि नारी अपना दुख भूल जाए। जिस वक्त वह नारी की सीपियां पलकों के नशे में नहीं वरन उसकी आंखों के आंसू सुखाने के लिए उसकी पलकों पर होठ रख देता है, जीवन के उस क्षण में पुरुष जिस नारी से सहानुभूति रखता है, उसके मन की पराजय को भुलाने के लिए वह नारी को बहुपाश में नशे के में बहला देना चाहता है। लेकिन इन बहुपाशों में प्यास जरा भी नहीं होती, आग जरा भी नहीं होती, सिर्फ नारी को बहलावा देने का प्रयास मात्र होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चंदर के मन पर छाया हुआ पम्मी के रूप का गुलाबी बादल उचड़ता जा रहा था। नशा उखड़ा सा रहा था, लेकिन चंदर पम्मी को दुखी नहीं करना चाहता था। वह भरसक पम्मी को बहलाए रखता था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं फिर अंतर्द्वंद का एक तूफान चलने लगा था। गेसु ने उसके सामने उसकी साल भर पहले की जिंदगी का वह चित्र रख दिया था, जिसकी एक झलक उस अभागे को पागल कर देने के लिए काफी थी। चंदर जैसे तैसे तन को पत्थर बनाकर, मन को पत्थर बनाकर, अपनी आत्मा के रूप में, अपनी आत्मा को शराब में डुबोकर, अपने विश्वासों में छल कर, खुद को भुलाकर सब कुछ भूल पाया था, अपने मन को जीत पाया था। लेकिन गेसु ने और गेसु की बातों ने जैसे उसके मन में मूर्छित पड़ी अभिशाप की छाया में फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी, और आधी रात के सन्नाटे में फिर चंदर को सुनाई देता था कि उसके मन में कोई काली छाया बार बार सिसकने लगती है, और चंदर के हृदय से टकराकर वह रुदन बार बार कहता है, देवता तुमने मेरी हत्या कर डाली, मेरी हत्या कर दी तुमने, जिसे तुमने स्वर्ग और ईश्वर से बढ़कर माना था। और सब शांत हो जाता है और चंदर इन आवाजों से घबरा कर उठता है। विस्मरण की एक तरंग जहां चंदर को पम्मी के पास खींच लाई थी,
वहाँ अतीत के स्मरण की दूसरी तरंग उसे वेग में उलझाकर फिर उसे दूर खींच ले जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसको लगा कि पम्मी के लिए उसके मन में जो मादक नशा था उस पर ग्लानि का कोहरा छाता जा रहा है, और अभी तक उसने जो कुछ किया था उसके लिए उसके मन में कहीं न कहीं पर हल्की सी अरुचि झलकने लगी थी। फिर भी पम्मी का जादू बदस्तूर कायम था। वह पम्मी के प्रति कृतज्ञ था और पम्मी को कहीं किसी हालत में दुखी नहीं करना चाहता था, भले वह गुनाह करके अपनी कृतज्ञता जाहिर क्यों न कर पाए। लेकिन जैसे बिनती के मन में चंदर के प्रति जो श्रद्धा थी वह नैतिकता अनैतिकता के बंधन से ऊपर उठकर थी, वैसे ही चंदर के मन में पम्मी के प्रति कृतज्ञता पुण्य और पाप के बंधन से ऊपर उठकर थी। बिनती ने एक दिन चंदर से कहा था कि यदि वह चंदर को असंतुष्ट करती हैं तो वह उसे इतना बड़ा गुनाह लगता है कि उसके सामने उसे किसी भी पाप पुण्य की परवाह नहीं है। उसी तरह चंदर सोचता था कि संभव है कि उसका और पम्मी का यह संबंध पापमय हो, लेकिन इस संबंध को तोड़कर पम्मी को असंतुष्ट और दुखी करना इतना बड़ा पाप होगा जो अक्षम्य है। लेकिन वह नशा टूटा जा रहा था, वह सांस धीमी पड़ गई थी। अपनी हर कोशिश के बावजूद वह पम्मी को उदास होने से बचा न पाता था। एक दिन सुबह जब कॉलेज जा रहा था कि पम्मी की कार आई। पम्मी बहुत उदास थी। चंदर ने आते ही उसका स्वागत किया। उसके कानों में एक नीले पत्थर का बुंदा था जिसकी हल्की छां गालों पर पड़ रही थी। चंदर ने झुककर वह नीली छां चूम ली। पम्मी कुछ नहीं बोली, वह बैठ गई और फिर चंदर से बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ कपूर। कब, आज? चंदर ने पूछा। हाँ, अभी कार से। क्यों? चंदर ने पूछा। यूं ही, मन ऊब गया। पता नहीं कौन सी छां मुझ पर छा गई है। मैं शायद लखनऊ से मसूरी चली जाऊं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पहले तो तुमने बताया नहीं। तुम्ही ने कहाँ बताया था पहले कपूर? क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो, चंदर ने कहा। नहीं, अब रोक नहीं सकते तुम। बहुत दूर जाना है चंदर। वह चल दी। फिर वह लौटी और जैसे युगों युगों की प्यास बुझा रही हो चंदर के गले में झूल गई और कस लिया चंदर को। 5 मिनट बाद सहसा वह अलग हो गई और फिर बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठ गई। पम्मी, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं कपूर। पम्मी अपनी कार स्टार्ट करते हुए बोली, मैं तुमसे जितनी दूर रहूं उतना ही अच्छा है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे इन दिनों के व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। चंदर सिर से पैर तक ग्लानि से कुंठित हो उठा। सचमुच वह कितना अभागा है। वह किसी को भी संतुष्ट नहीं रख पाया। उसके जीवन में सुधा भी आई और पम्मी भी। एक को उसके पुण्य ने उससे छीन लिया, दूसरे को उसका गुनाह उससे छीन लिए जा रहा है। जाने उसके ग्रहों का मालिक क्रूर खिलाड़ी है कि हर कदम पर उसकी राह उलट देता है। नहीं, वह पम्मी को खो नहीं सकता। उसने पम्मी का कॉलर पकड़ लिया। पम्मी, तुम्हें हमारी कसम, बुरा मत मानो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पम्मी हंसी, बड़ी ही करुण लेकिन सशक्त हंसी। अपने कॉलर को धीमे से छुड़ाकर चंदर की उंगलियों को कपोले से दबा दिया और फिर वक्ष के पास एक लिफाफा निकालकर चंदर के हाथ में दे दिया और कार स्टार्ट कर दी। पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। कार कड़वे धुएं का बादल चंदर की ओर उड़ाकर आगे चल दी। जब कार ओझल हो गई तब चंदर को होश आया कि उसके हाथ में एक लिफाफा भी है। उसने सोचा फौरन कार लेकर जाए और पम्मी को रोक ले। फिर सोचा पहले पढ़ तो ले, यह है क्या चीज़। उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा।